प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजदत्त जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आनंद सर एक बड़ी सनसनीखेज खबर लेकर आए। आज के लिए सब करना पड़ता है। सनसनीखेज, तबाही मचाने वाला खबर ये है कि एक अमेरिका में हुआ था 9/11, जिसमें गिरे थे 2 ट्विन टावर और उसके बाद अमेरिका का भविष्य बदल गया। फिर विश्व का भी भविष्य बदला। बहुत बड़ा एक दलदला आया, पूरे विश्व में गया। भारत को भी एक 9/11 मिला था। 9/11 मतलब 11 सितंबर। जाहिर सी बात है, अमेरिका जो है थोड़ा सा वो उनके यहाँ मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में। खैर, तो भारत में भी 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और वो उस समय जो धमाका हुआ उसकी उससे जो भी तबाही हुई वो आज तक है, चल रही है। आज तक वह हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रही है, उसको पीड़ा पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर रही है। वो धमाका तब हुआ था सालों पहले, आज तक उसके बुरा असर देखने को मिलता है। तो ये क्या धमाका था जो 11 सितंबर को हुआ था? आइए जानते हैं आनंद राजदत्त जी से। और सबसे बड़ी बात कि उसके कारण हिंदू समाज में 2 फाड़ हो गए। वहां 2 टावर गिरे थे, यहाँ 2 फाड़ हो गए। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये आज यूं कहिए, ये 9/11 का आज मुझे सेरेंडिपिटी से पता चला। अचानक से कुछ खोजते खोजते कुछ सामने आ जाए, वैसे ही आ गया। ये 9/11 हमारे यहाँ कब हुआ था? 1989 में। दर्शक गूगल कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखे और जो गूगल करके तसल्ली करना चाहिए, तस्दीक करना चाहे, वो तस्दीक कर ले। 11 सितंबर 1989, राइट? तो 11 सितंबर 1989 को एक पायलट ने भारत के साथ ये 9/11 किया था। ये करने वाला भी एक पायलट था। भले उस वक्त वो एक्स पायलट था, लेकिन था तो पायलट। और उसने ये 9/11 किया था। अभी ज्यादा सस्पेंस नहीं रख रहा हूं, लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। उस दिन को भारत में SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको मैं एट्रोसियर्स एक्ट कहता हूं, तो वो एट्रोसिटी एक्ट उस दिन पारित हुआ था। और वो पायलट थे अपने राजीव गांधी। ओके, ठीक है। तो उस दिन की, मतलब उस समय की कांग्रेस की, अगर आप पार्लियामेंट्री एमपीज की लिस्ट देखें तो उसमें सारे कुछ SC/ST नहीं थे। बहुत सारे अपर कास्ट भी थे, ज्यादातर अपर कास्ट थे। ठीक है, लेकिन उन सब ने ये पारित किया। इससे हिंदू समाज में 2 फाड़ हो गए। आरक्षण का ये कम था। एक्चुअली आरक्षण से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हिंदू समाज का ज्यादा नुकसान हुआ है SC/ST एक्ट से, क्योंकि एक्ट का मिसयूज ज्यादा होता है। वामपंथियों का देखिए, वामपंथी हमेशा जो कानून लाते हैं उस कानून की भूमिका बनाते हैं, और ऐसी भूमिका बना देते हैं कि जिसको नकारना असंभव हो जाता है। आपको लगता है कि ये कानून तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई कितना अत्याचार हो रहा है। कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति जो है वो उस अन्याय को बरकरार रखना नहीं चाहेगा। तो लोग बोलते हैं हाँ भाई, ये एक्ट तो होना चाहिए, ऐसा एक्ट होना चाहिए। एक्ट हो जाने के बाद, एक्ट जब कानून बन जाता है, तो उसके अंदर से यहां वहां से नाखून निकलने शुरू होते हैं। आज की तारीख में हम जानते हैं कि SC/ST एक्ट में, मतलब आज तो जजेस भी बोलने लगे हैं कि इसमें फर्जी केसेस ज्यादा है। जी। और आपको ये मालूम हो या ना हो, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, TCS नहीं, जी, TCS नहीं, ये कंपनी एक मोमिन की ओन्ड है। उतनी बड़ा नाम है, उतना ही बड़ा नाम। ये कंपनी जो
एक्टिविटीज करती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज, इसमें दलितों को न्याय पहुंचाने में वगैरह वगैरह वकीलों की सहायता वगैरह देती है। अब ये कितनी खुराफात करती है और कितनी जेन्युइन केस में ये करती है वो तो शोध का विषय होगा, लेकिन ये लोग वकील भेजते हैं, वकील मुकर्रर करते हैं, वकीलों की सहायता करते हैं, मतलब कानूनी सहायता करते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे सरकार द्वारा दलितों को एक पीड़ित भुगतान मिलता है 75,000 का, तो उसके लिए भी होता है। और कई जगह पे सवर्ण व्यक्ति के रिश्तेदार ही होते हैं, पटीदार जिसे कहते हैं। आप यूपी के, आप पटीदार आसानी से समझेंगे। बिल्कुल। तो पटीदार लोग ही एक दूसरे का अच्छा नहीं सुहाता तो झूठी केसेस कर देते हैं। ज्यादातर विवाद जमीनों के होते हैं, तो उसमें अगर किसी को नहीं, दूसरे और को दूसरी निपटाना बात, मैंने अभी राजस्थान से वगैरह मैंने रिपोर्ट सुने हैं कि आदमी से कुछ वसूलने के लिए, अभी ये पटीदारी की बात नहीं है, ये SC/ST लोग हैं जिनको कोई अत्याचार नहीं हुआ लेकिन कुछ वसूलने के लिए केसेस कर देते हैं। या कभी कभी पटीदारी में वगैरह केसेस होते हैं। अभी किसी के समझ लो गवर्नमेंट नौकरी लगने वाली है या आर्मी इंटरव्यू क्लियर कर लिया जी, तो उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं, जानबूझ के जिंदगी खराब करनी है। बस उसमें क्या लोगों को मजा आता है मालूम नहीं सर, मजा क्या है जो जुडिशरी ये होने देती है, अपने हर कानून का मिसयूज होने देती है। देखिए तो जुडिशियरी का यहाँ मौका मिल जाता है। एक मिनट, यहाँ मैं जुडिशियरी पे नहीं आ रहा हूँ। ओके, ठीक है। FIR कर दी आपने, उस आदमी की जिंदगी खराब हो गई, वो उस मौके को चूक गया। अब वहां पे जुडिशियरी कहाँ आ गई? केस रजिस्टर हो गई ना, सजा वजा कुछ नहीं हुई है। बस उसका वो इंटरव्यू क्लियर होने का आपको पता चल गया, आपने उसके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। अब वो केस जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक उसके नाम पे पुलिस रिकॉर्ड बन गया, FIR बन गया, उसकी नौकरी गई। वहां जुडिशियरी कहाँ आ गई? दैट इज रॉन्ग। ठीक है, जुडिशियरी बाद में आती है, जुडिशियरी बाद में आती है। तो ये जो होता है एक्चुअली क्या है, आज भारत में सवर्ण हिंदुओं में दलित विरोधी जो भी दुर्भावना है, ज्यादातर दुर्भावना SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर है। लोगों को वही गुस्सा है कि झूठे केस में फंसाया। अधिकतर, जब मैं कहता हूं कि अधिकतर जो लोग दबंगई करते हैं ना, उनको फंसाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। शरीफों को ज्यादा फंसाया जाता है क्योंकि उनसे या कुछ वसूलना है या उनकी कुछ बर्बादी करनी है। कई केसेस में धमकियां दी जाती है, मतलब काम ठीक से नहीं होता, लेकिन आपने बोला कि भाई काम ठीक से नहीं किया, ज्यादा मत बोलो, ये है जो ले लो, एक्सेप्ट कर लो, पास कर लो, आगे बढ़ा लो, नहीं तो आपको SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस एक्ट का दुरुपयोग केवल पटीदार करते हैं, ये लोग भी करते हैं। ये होता है, देखिए मनुष्य स्वभाव है। आपने किसी आदमी को, मतलब मनुष्य स्वभाव से शरीफ नहीं होता, सभ्य सज्जन नहीं होता, ठीक है, मूल स्वभाव उसका सभ्य सज्जन नहीं होता। आप उसे ऐसा कुछ थमा दो, वो उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। 100 में से 10 ही मिलेंगे जो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। बाकी मतलब 100 केसेस में से 10 ही केसेस आपको रियली जेन्युइन मिलेंगे, बाकी बहुत सारे आपको दुरुपयोग के मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। महिलाओं के केसेस भी हम देख रहे हैं, वहां भी मिसयूज होता है। अरे लेफ्ट से मैं, जैसे मैंने कहा लेफ्ट का, मैंने पहले ही लेफ्ट का नाम लिया था, जहां वामपंथी कानून बनवाते हैं, उस कानून में दुरुपयोग के बीज जो है वो पहले से पड़े होते हैं। एक बार कानून बन जाए फिर वो पौध निकल आती है, उसके वटवृक्ष भी हो जाते हैं, उसमें शाखाएं भी निकल आती है,
उसमें वो क्या ये लंबी कानून शाखाएं नीचे आती। सर राजीव गांधी के कार्यकाल में आया था, जब उसका एकदम कार्यकाल हाँ समाप्ति का आखिरी महीना चल रहा था, तब हाँ ये बिल्कुल, कानून लेके आया था वो। 2 महीने बाकी थे। अक्टूबर 31 अक्टूबर को नवंबर, उनका कार्यकाल हाँ समाप्त हो रहा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 11 सितंबर को लेकर आए थे। लेकर आए थे। मतलब जाते जाते हिंदुओं में पेज फंसा विभाजन गए। के लिए ले आए थे। हाँ, अभी बेटा भी वही कर रहा है। ओबीसी ओबीसी, जाति 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 का जनगणना, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, क्या कर रहा है वो? अरे भाई, इतनी अगर जातियों की वगैरह मतलब हिस्सेदारी की बात है ना, तो खुद पद पे जन्मगत आरक्षण लेके बैठा क्यों है भाई? कौन सा मेरिट दिखाया उसने? और सबसे हार पहले की तो उसको सेंचुरी, जो उसके हार की परिवार का सेंचुरी, जो आरक्षण है भारत मैं का, वही तो बोल रहा हूँ, वही त्याग वही तो देना बोल चाहिए। रहा हूँ। सही हाँ, बात, सही मैं बात। वही बोल रहा हूँ, जन्मगत आरक्षण उसी का कह रहा हूँ। हम्म। तो वो आरक्षण जो लेके बैठे हैं, हार की सेंचुरी करने जा रहे हैं। हो जाए उसकी, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि हार की सेंचुरी जल्दी जल्दी कर ले। तो आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी जब लाया था या कांग्रेसी जब लाए थे, तो उस समय तक मान लीजिए कि कुछ कारण इन्होंने बताए होंगे कि दलितों पर हिंदू अत्याचार कर रहा है, या हिंदू जो है मतलब सवर्ण जो है दलितों पर अब अत्याचार कर रहा है या बोल रहा है, कुछ घटिया बातें कह रहा है, इस टाइप से ये बातें इन्होंने कही। तो आप ये कह रहे हैं कि तब तक तो कांग्रेसी रूल कर रही थी 50 साल से, तो इसका मतलब है कि कांग्रेसी रूल में ही सवर्ण जो थे वो दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, और उन्हीं का समाधान देने के लिए राजीव गांधी कांग्रेस ने स्वयं एक ऐसा कानून लाया जिसका मिसयूज होता तो आगे भी हिंदू बटा ही रहता। जी। कांग्रेस के रूल में लोग कांग्रेस से ऊबने लगे थे। इन लोगों को समझ आने लगा था कि कांग्रेस उनके साथ क्या कर रही है। हाँ, शाबानो हो चुका था। हाँ, राम मंदिर का ताला खुल चुका था हाँ 87 हाँ में। हाँ, तो ये सब हो रहा था, तो हिंदुओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा था, तो ये कर दिया। राजीव गांधी के, खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। नहीं, राजीव गांधी की सुंदर छवि पे मत जाइएगा। वो भी इंदिरा के ही बेटे थे। ठीक है। अरे सर, सोनिया के पति थे सर। नहीं नहीं नहीं, सोनिया, मतलब सोनिया अलग है, सोनिया अलग है। राजीव गांधी वॉज नॉट इन द सेम क्लास एज सोनिया। ठीक है। सोनिया जी एक अलग, उनका दर्जा एक अलग है। राजीव गांधी कहीं से भी उनके पास में नहीं आते। इंदिरा के पुत्र थे, नेहरू खानदान का खून था उनमें, लेकिन वो सोनिया जी के मैच नहीं थे। ठीक है। और शहजादा तो है, वो तो परनाना रईसजादा का पुनर्जन्म है। अब नेहरू का हठीलापन, जिद्दीपन वगैरह देखिए। अगर सत्ता में ना होते तो इसी तरह टेंट्रम्स करते होते, और क्या। जी। तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे, तो उनसे सीखा कि हिंदुओं को डिवाइड करके कैसे रखना है, और इसके लिए SC/ST एक्ट लाए ताकि भविष्य में शाबाना हो चुका था। मतलब हिंदुओं में उन्होंने, हिंदुओं का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा था। तो मुझे यहां इतना ही कहना है कि ये एक्ट राजीव गांधी भले ले आए, ये पायलट ने 9/11 करवाया भारत के साथ। ठीक है, कांग्रेसी पायलट ने भारत के साथ 9/11 जरूर करवाया, लेकिन असली इसके क्या ड्राफ्टिंग राजीव गांधी ने की थी? कानून की ड्राफ्टिंग ब्यूरोक्रेट्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स। हाँ, और मैं तो जानना चाहूंगा कि कौन से ब्यूरोक्रेट ने ये की थी। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये ड्राफ्टिंग करने वाला कोई SC/ST होगा। इट वाज सर पॉलिटिक्स। 99% ये जहरीला कानून ड्राफ्ट करने वाला कोई श्रेष्ठ वाले ही होंगे। एक चीज और, इसका इतना मिसयूज हुआ कि मायावती जी ने 1% होगा तो कोई मुसलमान भी होगा। जी हाँ, मुसलमान जरूर, 1% होगा तो मुसलमान होगा, लेकिन 99% इसमें ये जन्मना श्रेष्ठता वाले होंगे।
और क्या वे समझते नहीं थे? आज जो लोग इस कानून को लेकर जो गालियां दे रहे हैं, क्या वे समझते नहीं थे वो देश के साथ क्या करने जा रहे हैं? सर ब्यूरोक्रेट्स की संततियां हैं जो इसका ज्यादा इसको लेकर समाज को विभाजन करने का कार्य कर रही है। They were given the mandate to run the country, they chose to ruin it. तो वही है। अच्छा ब्यूरोक्रेट्स को तो ये पता है ना कि देश तो वही चलाते हैं, नेता आते जाते रहते हैं। मोदी जी इज एन एनोमली who doesn't get under the thumbs of bureaucrats. Otherwise every नेता एक सेकंड, एक धोबी जो होता है ना, कपड़े धोता है वो रगड़ रगड़ के, वो कपड़े पटक पटक के जो धोता है वो पत्थर होता है उसके सामने। तो मराठी में एक साहित्यिक हो गए गदी माडगुळकर, उनकी एक कहानी थी, उसमें एक छोटा सा दोहा जैसे था। आएंगे, मतलब ये रगड़ का इसका मतलब रगड़ना नहीं है मराठी में। रगड़ का यहाँ मतलब है बहुत सारे। तो येतील जातील परीट मतलब आएंगे जाएंगे, परीट मतलब धोबी, रगड़ मतलब बहुत सारे। आएंगे जाएंगे धोबी बहुत सारे, धोने का जो पत्थर है वो पत्थर यही रहेगा, पत्थर यही है। तो ये वो धोने का पत्थर है। अब जो क्या है, पॉलिटिशियंस है वो धोबी है, और जनता है वो कपड़ा है जो उस पर पटक पटक के फटता है। और क्या है? हाँ, और अभी हम लोग चाहे जो भी कहें पिछले 12 साल का, पर उससे पहले तो यही होता था कि लालू हो, मुलायम हो, और AIDMK कर ए राजा हो या करुणानिधि या शरद पवार हो, कोई हो, इनके अंडर के ब्यूरोक्रेट्स ही इनको चलाते थे। राजस्थान का तो खेल यही है कि भाई कोई आए कोई जाए, पूरी ब्यूरोक्रेट लॉबी चलाती है राजस्थान को। शरद पवार भारत को भी चलाती, शरद पवार को कोई ब्यूरोक्रेट नहीं चलाता, शरद पवार को कोई दाऊद चलाता, वो अलग है। हाँ। नहीं, देखिए वो शरद पवार जी जो है वो बिल्कुल स्वयंचालित व्यक्ति है। वो सबसे कोलैबोरेशन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते थे ब्यूरोक्रेट्स को, आज भी कंट्रोल करते हैं, अब सबसे कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है, my point is कि there are only few leaders who were able to overpower the bureaucrats, और bureaucrats ने ensure किया कि वो अब सत्ता में ना आए। There was one called मायावती, और ब्यूरोक्रेट्स ने इंश्योर किया कि वो सत्ता में वापस ना आए। उनको लिजे और जो बिना स्पाइन के जो और भ्रष्टाचारी और अय्याश टाइप के जो नेता होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत पसंद आते हैं। वो अक्सर नेताओं के बच्चे होते हैं, तो उनको क्रिकेट भी खिलवाते हैं, उनको इतनी ऐसी लूज बॉलिंग करते हैं कि 5 साल तक लगातार मैन ऑफ द मैच जीत सकता है, CM सेंचुरी मार सकता है। देखिए ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे नेता बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही बच्चों को जब वो मैन ऑफ द मैच न बने तो वो करके हाथ पांव पटकना शुरू कर देते हैं। ऐसा लालू ने तो संसद में कहा था कि IPL में मेरा बेटा जो है पानी पिला रहा है, बंद करो ये IPL, क्या बकवास है। यादव का बेटा जो है पानी पिला रहा है। खैर, कमिंग बैक टू आवर SC/ST एक्ट का जो मिसयूज है, इससे सर मिसयूज को होने भी दिया जा रहा है, इसका भी इकोसिस्टम बना के रखा गया है। देखिए इसका एक्चुअली मैं इसमें एक बात कहता हूँ, हिंदुओं की ये लापरवाही है, एक्चुअली ये अक्षम्य लापरवाही है। लापरवाही भी नहीं, इसको क्या कहें समझ में नहीं आता। इतने सारे वकीलों की कोई कमी नहीं है हिंदुओं में। सर मुसलमान भी करता है तो हिंदू वकील करता है। ये भी बात सही कि इतने ज्यादा वकील हैं हिंदुओं में कि मुसलमान भी जब अपने फेवर के लिए वकील चुनता है तो हिंदू ही मिलता है उसको। सही बात, हिंदू ही वकील चुनता है, ठीक। और सबसे पावरफुल वाले उसको मिलते हैं, मुसलमान को। डेसिबल जो होता है मालूम है, उसमें क्या नापा जाता है? साउंड का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम। हाँ, साउंड की लाउडनेस होगा, मतलब साउंड नापा जाता है डेसिबल में।
बकवास नापी जाती है सिब्बल में। एनीवे तो सिब्बल मतलब जो कपिल रहे हैं और कभी कंवल हो जाते हैं। जी, जो भी है नहीं, कमल नहीं हो अच्छा। तो वो राम और श्याम है एक ही घर में। तो उनको मतलब हिंदुओं में वकीलों की कमी नहीं है, लेकिन कोई वकील हिंदू नहीं है। बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं बात को? कोई वकील हिंदू नहीं है, दिल से वकील हिंदू नहीं है। पराशरन जैसे बिरला विभूति आ जाते हैं कभी कभी। आजकल कुछ एक खेप आई है, पर हो सकता है कि सरकार के होने से ये खेप आई हो, जो परिवर्तित हो सकती है। हाँ, मूल मुद्दा क्या है कि अगर वकील हिंदुओं को समझाते, जैसे मुसलमानों ने ताकत दिखाकर शाहबानो एक्ट को रिपील करवाया, वैसे ये एक्ट रिपील नहीं हो सकता था, क्योंकि इस एक्ट के लाभार्थी थे। शाहबानो एक्ट के लाभार्थी कौन थी? मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं। उनका तो क्या मतलब, वो समाज के सामने कहां खड़ी होंगी? उनका खड़े होने का कोई अर्थ ही नहीं था। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जाएगा। वो कानून को मुसलमान आसानी से पलटा सके। ठीक है, ये कानून को अगर पलटाने की बात होती कांग्रेस द्वारा, हिंदू अगर सवर्ण हिंदू अगर एजिटेशन करते, तो कांग्रेस दलितों का हुजूम खड़ा कर देती, जो आउट नंबर करता हिंदुओं, सवर्ण हिंदुओं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इस कानून मध्य प्रदेश वाले केस में यही हुआ था, महाराष्ट्र वाले केस में 2018 में। कौन से? जो अच्छा, वो गरुड़ वाले केस में, गरुड़ सुहास काशीनाथ महाजन वाले केस में। हाँ, वो तो बिल्कुल झूठा ये कर दिया था। नहीं, जो आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा करती, तो कांग्रेस ने तो ये उस समय कहा था कि कवच कुंडल ले लिए दलितों के, बाबा साहब ने। हाँ बिल्कुल, बाबा साहब ने दिए हुए दलितों के कुंडल, कवच कुंडल ले लिए। नहीं, राजीव गांधी ने, बाबा साहब ने नहीं कहा था। इतना झूठ नहीं बोला था आनंद शर्मा। ठीक है, बाबा साहब, राजीव गांधी ने दिए हुए, दलितों को दिए हुए कवच कुंडल मोदी सरकार ने छीन लिए। हालांकि वो राजीव गांधी के द्वारा दिए गए कवच कुंडल, हालांकि वो कोर्ट ने छीन लिए थे। और छीने भी नहीं थे। एक वाक्य था जो केवल सरकारी अफसरों को ये सुरक्षा मिल सकती थी, गिरफ्तारी से बचने की। सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए था वो निर्देश, सवर्ण सरकारी अफसरों के लिए था। तो आम जनता को उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो एक्चुअली ये तो सैबोटाज था। मतलब अभी क्या कह सकते हैं, किसी का नाम तो नहीं ले सकता कि तो सर इसका समाधान क्या हो सकता है ताकि मिसयूज ना हो? इसका समाधान कोर्ट द्वारा ही हो सकता है। इसका समाधान कोर्ट द्वारा ही हो सकता है। और वो क्या है कि इस एक्ट को रिपील नहीं किया जा सकता। वो कोशिश ना करे, मिसयूज ना हो, इसके लिए एक नया कानून आना पड़ेगा। और वो केवल इस कानून के लिए नहीं, हर कानून जहां मिसयूज हो रहा है, जहां झूठे मुकदमे, जानबूझकर झूठे मुकदमे फाइल हो रहे हैं, पैसा वसूली के लिए या प्रताड़ना के लिए वगैरह वगैरह झूठे मुकदमे, जैसे दहेज वगैरह जो है, या महिलाओं के लिए अलग अलग एक्ट्स वगैरह जो है, जहां झूठे मुकदमे फाइल हो रहे हैं, वहां पे केवल इतना इंश्योर करो कि जहां अगर मुकदमा झूठा पाया जाए, भले अंतिम स्टेज में, भले सुप्रीम में पाया जाए, तो जज के लिए आज क्या है, आज जज को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि झूठा मुकदमा करने के लिए वो कंप्लेनेंट को सजा कर सकता है, लेकिन जज नहीं करते। मुझे एक वकील ने कहा कि एक ही केस हुआ है, मैंने उनसे पूछा भी जरा देख लीजिए कौन सा केस हुआ है, तो वो बता नहीं पाए। मैंने सुना है एक केस हुआ है। मतलब जज इस पचड़े में नहीं पड़ते, खुद चल के ये जहमत नहीं उठाते। तो आप जज के लिए कंपलसरी बना दो ना कि अगर ऐसा मुकदमा झूठा हो जाए, झूठा मुकदमा पाया जाए, तो जज के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो उस कंप्लेनेंट को सजा करे।
हम्म। अच्छा सर, जो मान लीजिए मिसयूज कर रहा है, अगर उसको मिसयूज करने में सफलता मिलती है तो वो तो मल्टीपल टाइम्स करेगा। बिल्कुल तो करेगा। क्या ये भी तो एक रूल हो सकता है, जब सारी चीजें आधार से लिंक्ड है, तो जो एफआईआर कर रहा है या जिस पर हो हम्म, रहा है हम्म, उसके आधार लिंक्ड हो, बस इतना पता चल जाए कि किसी एक आदमी ने क्या 7 बार 8 बार किसी पे एक आदमी या मल्टीपल लोगों पर एफआईआर कर रखी है, या किसी एक आदमी पर 7-8 लोगों ने कर रखा है। तो हिस्ट्री जरा सी अरे पता चलेगी तो काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आधार से लिंक करने में भी कोई समस्या है क्या? आजकल कोई तो नहीं, सब कोई कुछ आधार बिल्कुल से लिंक हो जाता नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आधार से है, तो आराम से लिंक मिसयूज किया होना जा रुक सकता जाएगा ना। है, मिसयूज होना रुक जाएगा। देखिए, हम्म। मैं ये नहीं कहता कि ये कानून ना हो। हम्म। अब कानून बन गया है तो आप उसे हटा नहीं सकते। हाँ, लोगों की समस्या समस्या देखिए, मिसयूज से है। हाँ, लोगों की समस्या जहां तक जो आक्रोश सुन रहा हूं, वो मिसयूज है, वो मिसयूज से हम्म। है। हम्म। और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने झेला है, लोगों को जानता हूं जिन्होंने मिसयूज झेला है। हम्म। ठीक है, वो अगर कहे कि भाई नहीं, मतलब ये मिसयूज है, वो प्ली करे कि ये मिसयूज है, और जब मिसयूज हो जाए, साबित हो जाए, हम्म। तो उस आदमी को अब क्या होगा कि जब वो आदमी जानता है कि मिसयूज की सजा हम्म। है, हम्म। गारंटीड है। हम्म। आज क्या होता है, जो आदमी को लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, डांट खाएगा, निकल जाएगा। आपकी तो आपको तो उसने बर्बाद कर दिया। सर जैसे अगर यूपी उसे में, ये, जी, हाँ, यूपी में किसी जैसे मुसलमान लोग पहले जितना उत्पात मचाते थे, उनको पता है कि आज वो लड़की भी छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर क्या होगा, वो उनका ढूंढ हाँ, लेंगे। एग्जैक्टली, नहीं नहीं, वही तो हो गया ना। सलीम वास्तिक के मतलब साथ किया तो 2 दिन के अंदर ढूंढ लिया, ढूंढ लिए। और फिर जो हुआ पहले, सो हुआ। हाँ, पहले तो क्या था कि भाई उनकी एफआईआर नहीं लिखनी थी। हाँ, पहले अखिलेश ने ये तय कर रखा था कि भाईजान लोग के ऊपर एफआईआर। पूरा मुजफ्फरनगर दंगा सिर्फ इसी कारण हुआ सर, कि 2 मुसलमान लड़के लड़की छेड़ रहे थे, और वो लड़की मालूम है। के भाइयों ने मना किया तो हाँ, उन्होंने उनको जान से मार दिया। फिर हाँ, परिवार के कहने पे 2 मुसलमान लड़के जेल भेजे गए 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। आजम खान ने कहा ये क्या हो रहा है, हमारे लड़के छोड़ो, और जिन माँ बाप के बच्चे मरे थे उन्हीं को जेल भेज दिया। तो हिंदू समाज ने देखा, फिर कहा ठीक है, तुम जब तुम यही कर रहे हो तो हम भी अपने हाथ में लेते हैं। फिर तो बात महापंचायत ये हुई है, और हाँ मालूम है, वो कहानी मालूम है मुझे। तो बात ये है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस गारंटीड हो, मतलब इसके जो अंजाम है, झूठ बोलने का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये अगर गारंटी हो, तो आदमी जी, झूठ बोलने से डरेगा। आज वो की बड़ी तारीख में बात सर झूठ आपने। बोलने आज की तारीख में झूठ बोलने से वो डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कोई गॉडफादर बैठा है जो मुझे बचा लेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो किसी को भी तो लाइन पे उसे लगा वो दिया डर, जाता है कि किसी के हाँ खिलाफ उसे, झूठ बोल दो जाओ। हाँ, तो उसे वो झूठ बोलने का अंजाम पता होना चाहिए। जी, यही ये होता था होगा। सर जब मुख्तार अंसारी जो है पूर्वांचल में क्या करता था, लड़कों को पकड़ के 12th के 11th के, या वैसे कि एक बियर की बोतल पे गन दे दी कि जाओ उनको उड़ा दो। और ये पता था कि कुछ पकड़े जाएंगे तो भी नहीं तो मुख्तार देख लेंगे। ऐसे तो नहीं वही है कि है, जब देखिए, देख लेंगे तो सारे बच्चे गन फिर बियर नहीं नहीं नहीं, पकड़ के वो और ठीक, गन एक चलाने मिनट, शूटर हो गए। सर एक अब समापन करते हैं केवल, सर। हाँ चलिए, केवल गन दे के नहीं होता, उसमें बहुत हाँ, कुछ वो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग आनी पीछे से चाहिए। भी पता था कि फैमिली भी टेक केयर की जाएगी। मतलब हाँ, वो तो था, वो वो तो था, एक सिस्टम है कि जो सिस्टम है। जो लोग फ्रंट पे रखे जा रहे हैं उनका पीछे से हम टेक केयर कर लेंगे और उनसे गलत काम हम करवा लेंगे जो हो रहा है। तो सर अपने बड़े ही जलते हुए बर्निंग विषय को जिसने इतने मतलब आग लगा रखी है और बड़ा जरूरी था एड्रेस करना, उसका मेन सोर्स बताया कि कांग्रेस का और कैबिनेट्स का या ब्यूरोक्रेट्स का पैदा किया हुआ था, राजीव गांधी का पैदा किया हुआ था। और मैं तो ये ये कहता हूँ कि पायलट का, ये तुम्हारे वो ही पायलट का हाँ 9/11 पायलट, था ये। 9/11 का जो पायलट भारत में किया, और वह हम्म, आज तक झेला जा रहा है, और उसका समाधान आसानी से निकल सकता है, जिससे जो पीड़ित है, असल पीड़ित है, जो भी हो, दलित हो सवर्ण हो, दोनों को न्याय मिल सकता है। अब समाधान आसान है, हाँ, करने की देर। अब जुडिशरी करेगी, कौन करेगा देखा जाएगा। नहीं अब नहीं लोग कहेंगे नहीं, कि अरे इतना मोदी सरकार आज तक क्या कर रही थी 12 साल से। मोदी सरकार ये नहीं कर सकती, इसके लिए हाँ, पीआईएल चाहिए।
और ये पीआईएल हिंदुओं में से किसी को करनी चाहिए, और जी। ये पैसा मांगती है, हम्म। ये लंबा हाँ प्रोसेस है सर, और ये पैसा जो मांगती सवर्ण है। वर्ग है जिसको बड़ी तकलीफ है इसके मिसयूज से, वो भी तो पीआईएल कर सकता है। वहां तो बड़े हाँ, बड़े कर वकील सकते बैठे हुए हैं। वो तो वकील तो मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अनिल एक मिश्रा एक जी सब लोग सड़क पे उतर आए थे। एक जी। एक एक मिनट भाई, वो कांग्रेसी आदमी था, ठीक है, वो सड़क पे उतरना वगैरह वो कांग्रेसी आदमी था, वो सब छोड़ो आप। ये असल में मैं रियल बात कर रहा हूं, ठीक है। ये पीआईएल जो है वो पैसा मांगती है, ये पीआईएल वकील की सिक्योरिटी मांगती है, क्योंकि इसे खारिज करवाने के लिए लोग बैठे होंगे जो वकील पर गोली भी चलाएंगे। आप इस बात को नकारिए मत। इसमें बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरेस्ट है। इस कानून का मिसयूज होकर अगर भारत डिस्टेबलाइज होता है तो ये बहुत लोगों को चाहिए। तो वकीलों को सर पे कफन बांध के ये केस लड़नी होगी, और मुफ्त में नहीं, समाज को उनके निर्वहन का, उनके फैमिली की सिक्योरिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी, इस सब का ख्याल रखना होगा। बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, जी। करोड़ों रुपए लगेंगे। और मैं बताता हूं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप एक बात बताइए, सर आजकल के सीजीआई साहब तो सुन रहे हैं, प्रो भारत बातें कर रहे हैं, प्रो भारत बातें सुन रहे हैं। आप समझ लो कि संख्या कितनी है। सर नहीं, एक मिनट सर, देश की आबादी 140 करोड़ कही जाती है जी। और सवर्ण कहते हैं, तो कितने होंगे? 2018 में कह रहे थे कि हम 15% है। अच्छा, 15 से 20%। ओके, ठीक है, चलिए 15 पकड़िए ना। 140 का 15% कितना हुआ सर? 15, 60, और इधर से करीब 20-21 से 25 करोड़ उसका। ठीक है ना, 24 करोड़ ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान कर देते। उसका 1/4 लीजिए, 4 की फैमिली। थोड़ा मैं कम ही आंक रहा हूं, 4 की फैमिली तो एक कमाता आदमी, हालांकि इससे ज्यादा होंगे, लेकिन एक कमाता आदमी पकड़ी। तो 24 का 1/4 कितना हुआ? 6 करोड़। 6 करोड़ लोग अगर दिन का 5 रुपए अलग रखें, एक साल में कितना होगा? हर दिन का 5 रुपया? हाँ, साल का 150 रुपया। मान लीजिए 1500 रुपया साल का हो गया, एक आदमी रखे, 15 चक्का 90, 900 करोड़। 1500 नहीं, 150 इंटू 12, 150 इंटू 12, 1800। मैं कह रहा हूँ 300 मानते 1800 होता है। 300 दिन मान लेते हैं। नहीं 300 नहीं, 360, ठीक है। 1800 रुपया होता है साल का। नहीं, मैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए कर रहा था। ऑलमोस्ट 1000 CR आ जाएगा जी। 1000 CR आ जाए, 10 अरब। हाँ ठीक है, उतने में तो केस लड़ी जा सकती है ना। केस तो सर बिना इकट्ठा किए भी लड़ा जा सकता है, अगर कोई लड़ना नहीं चाहे हो तो। नहीं, ये मूर्खता छोड़ दीजिए। दिस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। दिस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। ठीक है, आई टेक बैक माय वर्ड्स जी। हाँ, ये कहिए ही मत, कभी मत कहिए कि बिना कैसे ऐसे आप पागलों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग आजकल पागल नहीं रहे, उसको पागल कहा जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, मैं एक इसका अल्टरनेटिव भी, तो इसके नहीं, पैसा आना ही चाहिए, बस वही बात। ठीक है, पैसा आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 15 से 20% तो मुसलमान भी, वो तो अपने सारे केसेस लड़ लेता है, आतंकवादी छोड़ाता है बैठ के। तो ये एक केस के लिए हिंदू पैसा नहीं जमा कर सकते। और ये बात मैंने 2018 में लिखी थी फेसबुक पे, और कुछ लोगों ने आश्चर्य किया था कि अरे ये इतना आसान है, हमें आज तक पता नहीं चला। हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। और कुछ लोग इसका फिर जैसे तैसे कैसे भी करके उसका, ये तो कौन करेगा, नहीं हिंदू में इतना कहाँ है, मतलब तुमसे नहीं होगा। ठीक है, वो भी जुडिशरी के सही लड़ना है तो यही सही, और अभी तो हिंदुओं को जुडिशरी से बहुत लड़ना है। तो मेरे ख्याल से ये स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी सीजीआई साहब सुन लेते हैं ये सब चीजें, कोई पीएल लेके जाएगा तो ये सब चीजें त्वरित फैसला हो जाएगा। मैं तो ये मोदी जी कहते हैं ये अमृत काल चल रहा है।
अमृत को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ। अमृत मतलब क्या है? मृत जो है वो अमृत हो जाता है। तो मरा हुआ हिंदू समाज अगर जीवित हो जाए तो वाकई अमृत हो गए। जी, सही बात। तो समाधान पर भी बात हुई, समस्या पर भी। नहीं, जी सर। अमृत का एक अर्थ ये भी बताया जाता था कि जो मरा होता था उस पर अमृत, अगर उसके मुंह में अमृत अगर डाला जाता था वो वापस से वो जिंदा होता जीवित हो जाता। जी। जीवित होता था। बराबर है। तो हिंदू संस्कृति, देश का अगर अमृत काल है तो मुर्दा हिंदू को जीवित करने का ये काल है। जी, और शुरुआत की जा सकती है इस एक्ट से जो एक पायलट ने लेकर आया था हिंदुओं में दो फाड़ करने के लिए। तो फटा हुआ हिंदू आपस में जुड़ भी सकता है इस अमृत काल में। जुड़ना इसी चाहिए, के साथ जुड़ना चाहिए। जी। क्योंकि सबका और इसी के शत्रु साथ एक। देखिए, सबका मालिक एक है या नहीं है वो बात छोड़िए, सबका दुश्मन एक है, विश्व शत्रु है। विश्व गुरु आप बाद में बने, पहले विश्व शत्रु घोषित करें जो है। विश्व पहले का विश्व शत्रु। शत्रु को निपटे। जी, जो फंडिंग कर रहे हैं दलितों को पैसा देने के लिए कि जाओ SC ST फर्जी मिसयूज करो, खूब केस करो। तो इसी के साथ आज की चर्चा के समापन। दर्शकों, चर्चा थोड़ी लंबी रही पर बड़ी जरूरी है और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बड़ा आवश्यक है। आनंद सर ने बहुत डिटेल में समस्या पर भी बात की, समस्या के सारे पहलुओं पर बात की और समाधान पर भी बात की, और यह भी बताया कि इस समाधान में सबके लिए विन विन है। तो इसको बहुत ज्यादा लेकर एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, सबका इसके साथ, समाधान की सबका आवश्यकता। विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और जिसने गलत किया उसका हिसाब भी सर जुड़ गया है, सबका हिसाब भी सबका जुड़ गया है। हिसाब, सबका हिसाब। सबका हिसाब नहीं, मोदी जी ने बंगाल में बोला जुड़ गया। तो दर्शकों, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।